हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केबीएस पीजीटी हिंदी के ऊपर, जिसमें कि हम एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैनल से अगर आप कुछ समय से जुड़े होंगे तो केबीएस पीजीटी और टीजीटी हिंदी की पहले हम पाठ्य पुस्तकों पर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद उन पुस्तकों को खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हम कुछ अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो और एक आइडिया मिले कि किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि केबीएस टीजीटी पीजीटी हिंदी का सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, तो बदलते हुए सिलेबस के आधार पर किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि इसके पैरेलल, इसके समानांतर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अन्य परीक्षाओं के लिए पढ़ते थे, उस हिसाब से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते रहिए। चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन सब जितने दिए गए हैं, आरोह भाग एक, आरोह भाग एक पर हमने पहले भी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है काव्य खंड को लेकर, और उसमें कुछ कवि बचे हुए थे, तो जो शेष कवि हैं उन कवियों को आधार बनाकर हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन तैयार किया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से दुष्यंत कुमार की कविता संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर आप तुरंत ध्यान में रखिए कि दुष्यंत कुमार की कौन सी कविता संग्रह इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सूर्य का स्वागत, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्पाई। तो अगर आपने दुष्यंत कुमार पर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या फिर आरोह भाग एक के सब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे, तो दुष्यंत कुमार की रचनाओं से आप भली भांति परिचित हुए होंगे। तो यहाँ पर आपके दिमाग में बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, एक कंठ विस्पाई, जो कि काव्य संग्रह नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर में काव्य संग्रह दिए गए हैं वो सब दुष्यंत कुमार की कविताओं के संग्रह है। एक कंठ विस्पाई कविता फॉर्मेट में जरूर है, लेकिन इन तीनों से थोड़ा सा क्या है, अलग है, इसलिए इसका सही जवाब है एक कंठ विस्पाई। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि एक कंठ विस्पाई क्या है, तो हम आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है उपन्यास, कहानी, कविता संग्रह, गीति नाट्य। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा, सही जवाब है ऑप्शन डी, गीति नाट्य है। ठीक है, तो नाटक तो है लेकिन गीत के फॉर्मेट में है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी आदि रचनाएं दुष्यंत कुमार की कैसी रचनाएं हैं। उपन्यास है, कहानी है, कविता है, नाटक है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये तीन रचनाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है। और ये तीनों रचनाएं कैसी हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, आपने मिलान कर लिया होगा कि इसमें सही जवाब क्या हो सकता है। का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपन्यास विधा के अंतर्गत हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। दुष्यंत कुमार के ये क्या है, उपन्यास है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको बनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है, दुष्यंत कुमार का संबंध था प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, परिमल से या छायावाद से। तो अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपने बढ़िया से पढ़ा होगा, तो दुष्यंत कुमार का संबंध किससे था, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। सही जवाब है, आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल इसका सही जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, परिमल। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा होगा, और जब आप प्रगतिवाद पढ़े होंगे तो उसी के समानांतर एक और संस्था चल रही थी जिसका नाम था परिमल। परिमल में धर्मवीर भारती का नाम सबसे पहले लिया जाता है, और इन्होंने एक तरीके से इलाहाबाद में इस संस्था को स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया। ठीक है,
और प्रगतिवाद के एक तरीके से ये विरोधी माने जाते थे। तो उसी से दुष्यंत कुमार का भी संबंध था। और ये क्या थे, इन लोगों के था खुली रचनाएं करना, किसी वाद में बदकर नहीं करना है कि किसी विचारधारा पर या फिर किसी खास वाद को ध्यान में रखते हुए, इस टाइप का नहीं, खुली रचनाएं ये लोग लिखा करते थे। उसी का नाम था परिमल। कई बार ये इंटरव्यू इत्यादि में भी पूछ लिया जाता है परिमल की स्थापना कब हुई थी और उससे कौन कौन लोग जुड़े थे। तो पहला नाम तो आप दुष्यंत कुमार का जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार जाने जाते हैं कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप में, गजलकार के रूप में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको परीक्षाओं में सॉल्व करते समय बहुत ही आराम से रंगने की जरूरत है, टिक लगाने की जरूरत है। और बार बार मैं ऐसे प्रश्नों को हल कराते समय इस चीज की तरफ जरूर आप लोगों को ले जाता हूं कि अति उत्साह में इसको गलत नहीं करना है। सही जवाब हो गया गजलकार के रूप में। जैसे मैं आप सभी से बात करने लगा, आप लोगों ने आंसर टिक लगा के ये इस इंतजार में थे कि अगला क्वेश्चन अब पढ़ा जाए। तो ध्यान में रखिए, दुष्यंत कुमार का संबंध परिमल से भी रहा है और वो गजलकार के रूप में जाने जाते हैं, अगर साहित्यिक विधा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दोनों पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर आपने इनको मंचों से सुना होगा। और अब इन पंक्तियों के आधार पर सवाल पूछ लिया गया है, जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इन पंक्तियों के संबंध में सही है। पहले शेर में चिराग शब्द बहुवचन में है, दूसरे शेर में चिराग शब्द एक वचन में है। ये पंक्तियां साय में धूप से ली गई हैं, उपरोक्त सभी। तो ये पंक्ति देकर आप देख रहे हैं कि चार यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं और मुख्य रूप से तीन ही तथ्य हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी को बहुत मैं क्रिएटिव ढंग का ऑप्शन नहीं मान सकता हूं, लेकिन इन तीनों पंक्तियों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि क्या ये पंक्ति से रिलेटेड हैं। पहले शेर में चिराग शब्द बहुवचन में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हाँ ये बात सही है। दूसरे शेर में चिराग शब्द एक वचन में, तो आप देखेंगे कि हाँ यहाँ भी क्या है, सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनसीईआरटी की बुक में जो दुष्यंत कुमार की गजलें लगी हुई हैं या गजल लगी हुई हैं, वो किस कविता संग्रह से ली गई है, तो आपने पढ़ा होगा। अगर लेक्चर को भी पढ़ा होगा और बुक भी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हाँ ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो साये में धूप से ये पंक्तियां ली गई हैं। अगर मान लीजिए फाइनल एग्जाम में ये पंक्तियां पूछ ली जाती हैं कि किस कविता संग्रह से ली गई हैं, तो उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे वो गलत नहीं करेंगे, वहां पर उनका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ये साये में धूप नाम से कविता संग्रह से ली गई है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा, सही मायने में ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ये भी पंक्तियों पर आधारित प्रश्न है कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इन पंक्तियों में किस वर्ग की तरफ संकेत है, यानी कि कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किसके तरफ संकेत किया है कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ऑप्शन दिया गया है शोषकों की तरफ, शोषितों की तरफ, साहित्यकारों की तरफ, राजनेताओं की तरफ। तो आप लोगों के दिमाग में इसका सही आंसर आने लगा होगा और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शोषितों की तरफ संकेत किया गया है इन पंक्तियों में कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तो खास वर्ग की तरफ संकेत करती हैं ये पंक्तियां दुष्यंत कुमार की। वो कौन सा वर्ग है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, ये भी पंक्तियों पर आधारित है। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ए एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए।
इन पंक्तियों में आया बहर शब्द का अर्थ है। इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब सिलेबस में टेक्स्ट बुक लगाए गए हैं, पाठ्य पुस्तक लगाए गए हैं, तो उन पाठ्य पुस्तकों में आई हुई पंक्तियों से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसी गजल है दुष्यंत कुमार की कि कई सवाल इससे बन सकते थे, और जो भी बन सकते थे हमने बनाने का प्रयास यहाँ पर किया है। अगर गजल को अच्छे से आप पढ़े होंगे इसको, तो बहर शब्द का यूज किया गया है, और यहाँ पर क्या उसका अर्थ है वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है लय, गति, तुक, छंद। तो बहर का मतलब क्या होता है? छंद होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या था? दुष्यंत कुमार का पूरा नाम था। ऑप्शन दिया गया है दुष्यंत कुमार तिवारी, दुष्यंत कुमार त्यागी, दुष्यंत कुमार त्रिपाठी, दुष्यंत कुमार त्रिवेदी। तो देखिए ऑप्शन में तो सब में दुष्यंत कुमार लिखा हुआ है, और बस आपको ध्यान में रखना है कि सही मायने में दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, दुष्यंत कुमार त्यागी। अच्छा, कई किताबों में आप पढ़ेंगे तो वहां पर दुष्यंत नारायण त्यागी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी नाम आपको मिल सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। त्यागी शब्द को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जो दुष्यंत कुमार की आखिरी टाइटल थी वो त्यागी थी, तिवारी नहीं थी, त्रिपाठी भी नहीं थी, त्रिवेदी भी नहीं थी। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में हम जाते हैं तो अनुमानों के आईने में ध्यान में रखते हुए हम अनुमान लगाते हैं, और फिर कई बार सही हो जाता है अनुमान, कई बार गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको अनुमान लगाने की जरूरत ही नहीं है। त्यागी शब्द को बिल्कुल ध्यान में रखिए, और दुष्यंत कुमार का पूरा नाम था दुष्यंत नारायण त्यागी, या फिर दुष्यंत कुमार त्यागी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अक्क महादेवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? अक्क महादेवी, आपने हिंदी साहित्य में महादेवी का नाम तो सुना होगा, लेकिन एक और नाम है जो कि अक्क महादेवी नाम से जाना जाता है। इनका संबंध किस आंदोलन से है? अक्क महादेवी का संबंध है दक्षिण भारत से है, तो नाम से ही पता चल रहा है। आगे और भी चीजें क्लियर होंगी, अक्क माने क्या होता है और महादेवी का तो सामान्य अर्थ आप जान ही रहे। तो किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी अक्क महादेवी? ऑप्शन दिया गया है वैष्णव आंदोलन, शैव आंदोलन, भक्ति आंदोलन, स्त्री आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब है, एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़े होंगे और मेरा सब्जेक्टिव लेक्चर सुने होंगे तो सही जवाब तुरंत बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, शैव आंदोलन। वैसे भी अगर आप दक्षिण भारत में के लेखकों को देखेंगे, खासतौर से भक्ति काल के, तो उस समय दो तरीके की शाखाएं उधर चल रही थी भक्ति काल में। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप पढ़े होंगे आलवार, ठीक है, जिनकी की संख्याएं 12 होती हैं, और ये तमिल में लिखा करते थे, और एक था नयनार। ठीक है, और इनमें एक शैव है, एक वैष्णव है, और इनकी संख्याएं 63 मानी गई हैं। तो इस टाइप से भी आपने कुछ तथ्यात्मक चीजों को हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ा होगा। तो अक्क महादेवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो इनका संबंध रहा है शैव आंदोलन से। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अक्क महादेवी से ही। अक्क का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो अक्क महादेवी लिखा गया था उसमें जो अक्क शब्द है, उस अक्क शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मां, बहन, विदुषी, कवयित्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्क मतलब होता है बहन। ठीक है, यानी कि बहन। तो इसको ध्यान में रखिए, यानी कि देखा जाए तो बहन महादेवी। आमतौर पर जब बहन से कोई शब्द शुरू होता है तो बहन मायावती का नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अक्क महादेवी यानी कि बहन महादेवी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा अक्क। अगर आप चाहें तो आपकी कोई बड़ी बहन हो तो उनको अक्क कह सकते हैं आप, और फिर बाद में बता सकते हैं कि कन्नड़ भाषा में जो अक्क मतलब क्या होता है, बहन होता है। तो ये मानकर चलिए कि आपका हिंदी पढ़ना एक तरीके से सफल हो जाएगा, आप हिंदी के साथ साथ कन्नड़ में भी एक शब्द को जान पाए। इसी तरीके से जब मैं एमए की कक्षा में था तो तमिल में प्रणाम को वड़क्यम कहा जाता था। ठीक है, प्रणाम को वड़क्यम,
तो हम लोग जब ओड़क्कम कहते थे तो काफी खुश होते थे, तमिल के जितने लोग थे। तो यहाँ पर बस बताने का मतलब यही था कि अक मतलब बहन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, अक महादेवी के आराध्य थे। अक महादेवी जो कि शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो इनके आराध्य कौन थे? जैसे उत्तर भारत में आप देखेंगे तो आराध्यों में राम और कृष्ण दो का नाम आता है, वैसे ही दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव का नाम आता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें शैव और वैष्णव का कहीं जिक्र नहीं है। तो अक महादेवी के आराध्य कौन थे, ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है। मल्लिकार्जुन देव, चंद मल्लिकार्जुन देव, वसवन्ना, अल्लामा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। थोड़ा सा भी आप ध्यान रखे होंगे पढ़ते समय तो जरूर इसका सही जवाब बता देंगे। सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन बी, चन्न मल्लिकार्जुन देव। वर्तमान समय में आप मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जरूर सुन रहे होंगे। तो जोड़ते हुए, को रिलेट करते हुए आप देख सकते हैं कि साउथ में किस तरीके से नाम आते हैं। हालांकि जो मैंने ऑप्शंस बनाया हुआ है काफी आपको गूगली टाइप का है, आपको परेशान करने वाला है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो मल्लिकार्जुन भी कई लोग लगा सकते हैं, लेकिन सही मायने में इसका जो सही जवाब है चन्न मल्लिकार्जुन देव। तो इसको ध्यान में रखिए। ये मेरी कोशिश है कि अक महादेवी के आराध्य कौन थे, चन्न मल्लिकार्जुन देव को बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि अक महादेवी किस भाषा की कवयित्री थी? अक महादेवी किस भाषा की कवयित्री थी, किसमें लिखती थी वो? ऑप्शन दिया गया है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि किस भाषा में लिखती थी अक महादेवी। सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्नड़ भाषा की कवयित्री थी और इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। अगर आपने लंबा वाला वीडियो देखा होगा जो सब्जेक्टिव है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि अगर फाइनल एग्जाम में आ जाता है कि अक महादेवी किस भाषा की कवयित्री हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ जितने भी बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं सभी इसका सही जवाब देकर आएंगे कि कन्नड़ भाषा की थी। क्योंकि साउथ में जब आप जाएंगे तो तमिल भाषा भी काफी महत्वपूर्ण रही अगर साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए। मलयालम तेलुगु तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से अक महादेवी को आप कन्नड़ भाषा से याद रखिए। अगला प्रश्न है, अक महादेवी समकालीन थी, किसके समकालीन थी? ऑप्शन दिया गया है वसवन्ना, अल्लामा, सीबी भारती, ए और बी। तो आमतौर पर जब इस तरीके के ऑप्शन आते हैं ए और बी टाइप के, तो वही आंसर क्या होते हैं, सही होते हैं। बस मेरा ध्यान आप लोगों को इस तरफ ले जाना था कि आप लोग जब एनसीईआरटी किताबें पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अक महादेवी वसवन्ना अल्लामा के समकालीन थी। इससे एक चीज और आप लोगों को पता चलेगा प्रिय विद्यार्थियों कि मैं किताबों को पढ़ता हूँ, ऐसे यूं ही दूसरी गाइड फाइड इधर उधर से मैं कोई क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ बल्कि पढ़ता हूँ। जब आप किताबें खोलेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये प्रश्न कौंध जाएगा और आपको विश्वास होने लगेगा कि अनुराज हिंदी एकेडमी में जो भी आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं वो पहले खुद पढ़ी जाती हैं, इसके बाद आप सभी के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अक महादेवी समकालीन थी वसवन्ना और अल्लामा के। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। चलते हैं आगे, बात करते हैं। वैसे आप लोग काफी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और उसी का नतीजा है कि तमाम व्यस्तताओं के बाद भी और परेशानियों के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन आप सभी के सामने हाजिर रहें, आप सभी की पढ़ाई लगातार चलती रहे। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने कितनी शर्तें रखी थी? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। अक महादेवी जो कि एक तरीके से मीरा से इनकी तुलना की जाती है और मीरा का भी विवाह हुआ, वो सफल नहीं रहा, टूट गया। उसी तरीके से अक महादेवी के विवाह की भी बात आई और विवाह करने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि अक महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। आपने पढ़ा होगा तो एक वाक्य लिखा गया कि अपूर्व सुंदरी थी और इनका चित्र भी काफी सुंदर बनाया हुआ है। ठीक है, तो राजा के सामने उन्होंने शर्तें रखी थी। कितनी शर्तें रखी थी? ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 शर्तों को उन्होंने रखा था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो तीनों शर्त कौन थी, तो इसका जिक्र
पुस्तक में नहीं किया गया है, इसलिए मैंने केवल अंकों को ही यहाँ पर रखा है। तो बस आप स्टोरी से याद रखिए कि जैसे विवाह मीराबाई के विवाह को लेकर प्रश्न बनते रहते हैं, उसी तरीके से अक्क महादेवी से भी सवाल आ सकता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अक्क महादेवी की कौन सी रचना है? अक्क महादेवी ने रचना लिखी, तो उस रचना का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है सुधा सौरभ, वचन सौरभ, सौरभ वचन, अक्क वचन। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन टेढ़े मेढ़े हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपने जब एनसीईआरटी की किताब पढ़ा था तो किस रचना को पढ़ा था वहां पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वचन सौरभ। वचन सौरभ नाम से अक्क महादेवी ने लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब भी महादेवी का नाम आता है तो वर्मा अपने से लग जाता है, तो हमें महादेवी वर्मा को ज्यादा पढ़ने की आदत रही है। अक्क महादेवी को मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो काफी इनके दो रचनाएं लगी हुई हैं, मतलब दो पद लगे हुए हैं जिन पर कि हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पर उनकी पुस्तक का नाम बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। हालांकि ये पुस्तक कन्नड़ में रही है, इनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और हिंदी में इनका अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। वचन सौरभ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, केदारनाथ सिंह, ठीक है। तो इस आंकड़े को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े रहेंगे वो हो सकता है कि अक वचन को लगा कर आ जाए, उनको लगेगा कि ये अपने नाम से ही, जैसे न्यूटन ने 3 नियम दिए थे उसी तरीके से हो सकता है कि अक्क महादेवी भी अक्क नाम से लिख दी होंगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वचन सौरभ जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, निराला, अक्क महादेवी, महादेवी। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो कि अनुमान से इसका सही जवाब ऑप्शन सी बता रहे होंगे। और तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज ही चल रहा है कि पहले एक कवि को मैं लिया हूँ, पूरा 5-6 क्वेश्चन है, फिर दूसरे कवि को लिया हुआ हूँ, तो यहाँ पर तो चल जाएगा। लेकिन एक मेरी और कोशिश रहती है कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाएं तो वहां पर जरूर सही कर आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया कि अक्क महादेवी हैं। लेकिन जूही के फूल, कई बार जूही की कली, अगर कोई जूही शब्द देखता है तो इसके दिमाग में तुरंत आता है कि हो सकता है कि निराला। तो उन विद्यार्थियों के लिए जो कि T20 मैच की तरह पढ़ाई करते हैं और T20 खेलने का प्रयास करते हैं, कम गेंद में अधिक रन बनाने की कोशिश करते हैं, कम समय में अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि वो निराला मारकर आ जाए। जब उनको पता ही नहीं रहेगा कि अक्क महादेवी भी जूही के फूल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं, तो वो हो सकता है गलत कर आ जाए। लेकिन फिर भी जो इस प्रैक्टिस सेट को देख रहा होगा वो नहीं गलत करेगा। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, पंक्तियों का प्रयोग अक्क महादेवी ने किया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कवि पाश का वास्तविक नाम है। कवि पाश का वास्तविक नाम क्या है? कई जगह वास्तविक को लिख देता है, मूल नाम क्या है? तो दोनों शब्द एक ही हैं, अंतर नहीं है। तो पाश का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया अवतार सिंह संधू, सरदार सिंह संधू, कुलविंदर सिंह संधू, हरविंदर सिंह संधू। तो आप देख रहे हैं कि पूरे संधू बंधुओं को ही हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों के दिमाग में आने लगा होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतार सिंह संधू का उपनाम था पाश, ठीक है। यानी कि पाश का वास्तविक नाम है अवतार सिंह संधू, और नाम से ही आपको लग रहा है कि ये पंजाब इलाके के होंगे, और बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि पाश की कविताओं के संदर्भ में सही है। जब आप पाश की कविताओं को पढ़ेंगे तो ये चारों जो ऑप्शन है क्या वो सही है या फिर कोई एक ऑप्शन सही है, क्या है? ऑप्शन दिया गया है, उनकी कविताएं नया सौंदर्य विधान विकसित करती हैं, सही बात है। उनकी कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन को निर्मित करती हैं, ये भी सही है। उनकी कविताओं में गहरी राजनीतिक चेतना है, ये भी सही है। इस तरीके से उपयुक्त सभी
मैं चाहता तो यहाँ पर एक कोई अन्य ऑप्शन को भी रख सकता था जो कि असत्य हो सकता था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मुझे थोड़े से थियोरेटिकल आपको नॉलेज भी देने का मन कर रहा था। तो पाश की कविताओं के संदर्भ में आप समझ गए होंगे कि पहले थे उनकी कविताएं जो हैं नए, क्योंकि पंजाबी हैं वो, तो उनकी कविताएं एक तरीके से जब वो हिंदी में लिखते हैं तो नया सौंदर्य विधान, अलग ढंग की कविताएं, ठीक है, और विचार और भाव का भी संयोजन अलग ढंग से है, और राजनीतिक चेतना से एकदम पूरा परिपूर्ण है। तो उपयुक्त चारों ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना। किस कवि की पंक्तियां हैं? मान लीजिए फाइनल एग्जाम में आ जाए और वहां पर आपको बताना हो कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना। और ये ऐसी पंक्ति है कि मंचों पर खूब इसका भी प्रयोग किया जाता है, खूब लोग इसको बोलते हैं। तो किसका है? ऑप्शन दिया गया है दुष्यंत कुमार, अवतार सिंह संधू, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो देखिए ये चारों ऑप्शन जो हैं बड़ा ही टक्कर वाले हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है, तब आ रहा है तो तुरंत इसका सही जवाब आप अवतार सिंह संधू बोल सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पंक्तियां हैं, ऐसी पंक्तियों का प्रयोग दुष्यंत कुमार भी लिख करते हैं, नागार्जुन भी करते हैं, त्रिलोचन भी करते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन एक तरीके से बहुत क्लोज क्लोज हैं, लेकिन सही अगर आ रहा है सबसे खतरनाक होता है, कविता को अगर आप पढ़े होंगे तुरंत बता देंगे कि अवतार सिंह संधू। हो सकता है कि कुछ बच्चे पाश को खोज रहे हो विकल्प में कि पाश नहीं दिया गया है तो अवतार सिंह संधू कौन है, लेकिन इसी प्रैक्टिस सेट में हमने ऊपर बता दिया है कि पाश का मूल नाम, वास्तविक नाम अवतार सिंह संधू है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कविता के अंदर से सवाल मैंने बनाने का प्रयास किया है। प्रश्न पूछा गया कि सबसे खतरनाक कविता में कवि ने निम्नलिखित में से किसको खतरनाक नहीं माना है? यानी कि सबसे खतरनाक कविता में कवि ने निम्नलिखित में से किसको खतरनाक नहीं माना है? जब आप कविता पढ़ेंगे तो शुरू के बंधों में कवि ने बताया है कि ये खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं, ये खतरनाक नहीं है। फिर बताया कि कौन चीज खतरनाक है, कौन चीज खतरनाक है, कौन चीज खतरनाक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि किसको खतरनाक नहीं माना है। नहीं पे आपको जो देखना है, मेहनत की लूट, बैठे बिठाए पकड़े जाना, पुलिस की मार, मुर्दा शांति से भर जाना। तो किसको खतरनाक नहीं माना है? सही जवाब है, बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा है, ऑप्शन डी, मुर्दा शांति से भर जाना। ये ऑप्शन क्या है? इसको उन्होंने खतरनाक माना है, ठीक है। और बाकी उन्होंने कहा कि अगर मेहनत की लूट में कोई पकड़े जाता है तो ये खतरनाक नहीं है, बैठे बिठाए पकड़े जाता है तो ये खतरनाक नहीं है, पुलिस की मार भी खतरनाक नहीं है। खतरनाक है मुर्दा शांति से भर जाना। और ऊपर इसी से रिलेटेड पंक्ति आई थी कि ना होना तड़प का, सब सहन कर जाना, ठीक है। तो सबसे खतरनाक होता है, तो यहाँ से भी आप कोरिलेट करके कर सकते थे और आप लोगों ने किया भी होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि सबसे खतरनाक कविता में कवि ने निम्नलिखित में से किसको खतरनाक माना है? देख रहे हैं यहाँ पर नहीं शब्द को हटा दिया गया है। अब सवाल आ गया किसको खतरनाक माना है। ऑप्शन दिया गया है घड़ी, रात, गीत, उपरोक्त सभी। तो जब आप पढ़ेंगे सबसे खतरनाक कविता तो उसमें घड़ी के बारे में चर्चा की है, रात के बारे में चर्चा की है, गीत के बारे में चर्चा की है। इनसे जोड़ते हुए पंक्तियों को उन्होंने आगे किया, इसी में उन्होंने आंख शब्द को भी जोड़ा है, ठीक है। और फिर बोला है कि अगर ये सब सही से अपना काम नहीं करते हैं तो ये क्या है? खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। तो मेरा एक काम है मार्गदर्शक के रूप में कि आप जब दोबारा इन कविताओं को पढ़ें, हो सकता है कुछ विद्यार्थी कर रहे होंगे क्या दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा? तो देखिए जितना बार आप अपनी चीजों को पढ़ेंगे, दोहराएंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। कोई ऐसा तो मशीन हमारे दिमाग में नहीं फिक्स है कि एक बार पढ़े तो वो रहेगा ही, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है कि हमेशा वो रिवीजन मांगती है, ठीक है। तो जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप उन पंक्तियों को ध्यान रखेंगे कि हमने कविता पढ़ लिया था लेकिन ध्यान नहीं दिया था कि सबसे खतरनाक नहीं कौन है और सबसे खतरनाक है, तो कवि ने किन किन चीजों का उसमें उल्लेख किया है। इसीलिए तो प्रैक्टिस सेट करने का
मन करता है और हम उस पर बात करते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह करता है। तो वही मैंने जो गीत की चर्चा की थी ऊपर ऊपर क्वेश्चन में, तो इसीलिए खतरनाक हुआ है कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह करता है। इसमें मरसिए शब्द का संबंध किस रस से है? जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो उसमें मरसिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मरसिए का संबंध किस रस से है? ऑप्शन दिया गया है वीर, करुण, हास्य, शांत। तो अगर इन पंक्तियों का आप सही अर्थ निकाल लेते हैं, भावार्थ निकाल लेते हैं, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें कौन सा अर्थ है। या फिर मरसिए शब्द का आपने अगर अर्थ समझा होगा तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सा रस है। तो मरसिया में कौन सा रस है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है करुण रस। मरसिया जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर देखिए शब्द में भी है, वहां पर कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है, यानी जिसको हम शोक संदेश बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो करुण रस है यहाँ पर। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द किस विधा की रचना है? तो प्रश्न छोटा है, पूछा गया है नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द किस विधा की रचना है। ऑप्शन दिया गया है कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विधा भी आ गई होगी और इसके रचनाकार कौन है उनका भी नाम आ गया होगा अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो। सही जवाब है ऑप्शन ए कविता, ठीक है। और इसकी लेखिका है निर्मला पुतुल। ये नाम आप जरूर इस बुक में देखे होंगे। निर्मला पुतुल की कविता है नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द। अगला प्रश्न है निर्मला पुतुल के विषय में सही है। निर्मला पुतुल के विषय में सही है। ऑप्शन दिया गया है दलित विमर्श से संबंधित है, इनकी मूल भाषा संथाली है, छत्तीसगढ़ से हैं, उपयुक्त सभी। इसको बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके के प्रश्न जब आते हैं तो थोड़ा सा समय लेना है आपको। निर्मला पुतुल के विषय में सही है, तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। दलित विमर्श से नहीं है बल्कि आदिवासी विमर्श से इनका संबंध है। इनकी मूल भाषा संथाली है, ये सही है। छत्तीसगढ़ से हैं, ये गलत है। यहाँ कहाँ से हैं? ये झारखंड से। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बाकी क्या है ये भी उपयुक्त सभी बोल रहा था, ये ऑलरेडी गलत हो गया। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये संथाली भाषा, इनकी मूल भाषा रही है संथाली, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन। ये मान लीजिए पंक्तियां दे दी हैं कविता की। पूछा गया कि उपरोक्त पंक्तियां किस विमर्श से पाठक को जोड़ती हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन सा विमर्श आ रहा है? ऑप्शन दिया गया है दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, थर्ड जेंडर विमर्श। तो तुरंत आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब इसका दिया कि इसको पढ़ने से यही लग रहा है कि तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, जंगल, नदी, पहाड़ इत्यादि की जब चर्चा की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो आदिवासी विमर्श है। सही जवाब है ऑप्शन सी आदिवासी विमर्श। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको कई बार अपने आईक्यू लेवल से भी सॉल्व करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप किताबों से जुड़े रहेंगे और इस तरीके के चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हिंदी गजल का सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी गजल का सम्राट किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, गोपाल दास नीरज। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी गजलकारों के नाम है इसमें, ठीक है। लेकिन हमें बताना है कि हिंदी गजल का सम्राट किसे माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार। वही दुष्यंत कुमार जिनका पूरा नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी
या फिर दुष्यंत कुमार। तो हमने बताया था कि त्यागी शब्द को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है परदेशी और अनुरागी। परदेसी और अनुरागी उपनाम से कौन गजल लिखता था? ऑप्शन दिया गया है फिराक गोरखपुरी, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, गोपाल दास नीरज। वही सब ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर वाले ही। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार परदेसी और अनुरागी उपनामों से भी गजल लिखते थे। तो इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे अगर, तो आपका गलत नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बात करता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दुष्यंत कुमार उत्तर प्रदेश से, अक्क महादेवी केरल से, पाश पंजाब से, निर्मला पुतुल झारखंड से। तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा आपको वक्त लेके हल करना पड़ेगा और आप लोगों ने वक्त भी लिया और हल भी कर दिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्क महादेवी का संबंध केरल से नहीं है बल्कि कर्नाटक से। यही सब तो अंतर हमें पकड़ना है, ठीक है। बाकी क्या है, ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा बी। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 29 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया और ये 29 प्रश्न जो थे 4 कवि और कवियत्रियों से जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे और आपको लगा होगा कि हमारा रिवीजन हुआ है और आपको एक दृष्टि भी मिली होगी कि किस तरीके से हमें प्रश्नों को बनाना है, कैसे प्रैक्टिस सेट करना है और कैसे रिवीजन करना है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।